हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 93 है और इस लेक्चर में हम रेडिएशन नेटवर्क एनालिसिस इसके बारे में जानेंगे और इसको हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालॉजी इसके नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें टर्म यूज होने वाले हैं जैसे कि इरेडिएशन, रेडियोसिटी, सरफेस रेजिस्टेंस और स्पेस रेजिस्टेंस, इन सभी के बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारी यूनिट 4 का ये वाला टॉपिक है, रेडिएशन नेटवर्क एनालिसिस। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद हम ये जो हमारे पास टॉपिक था इसमें हमने 2 डेरिवेशन किए थे, हीट एक्सचेंज बिटवीन टू प्लेन्स एंड जो दूसरा वाला था वो कौन सा था, स्मॉल बॉडी इन ए लार्ज एनक्लोजर। तो उसके बाद इस वाले टॉपिक को करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी रेडिएशन पर न्यूमेरिकल हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। अब चलिए रेडिएशन नेटवर्क एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालॉजी इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर एनालाइजिंग रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन ग्रे और ब्लैक बॉडी। तो ये जो मेथड है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये हीट एक्सचेंज को कैलकुलेट या एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे जो हीट कैलकुलेट करनी होती है, जो हीट एक्सचेंज कैलकुलेट करना होता है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए जो इरेडिएशन है और जो रेडियोसिटी है इसके बारे में जान लेते हैं। इस वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस है और इस वाले सरफेस पर ये रेडिएशन इंसिडेंट होता है। तो ये जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट होता है इसको ही हम बोलते हैं इरेडिएशन और इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट कितनी होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ये जो रेडिएशन है जो टकरा करके वापस चला जाता है और ये जो टोटल रेडिएशन यहाँ पर जो भी लीव करेगा इस वाले सरफेस से, इसको हम बोलेंगे रेडियोसिटी। तो चलिए इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इरेडिएशन क्या होता है, इरेडिएशन क्या है, जो इट इज डिफाइंड एज द टोटल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन ए सरफेस पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया और इट इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इरेडिएशन बोलेंगे। और रेडियोसिटी क्या है, जितना टोटल रेडिएशन सरफेस से लीव करता है उसको हम रेडियोसिटी बोलेंगे और इसकी भी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर देखिए इसके लिए डेरिवेशन करते हैं कि सरफेस रेजिस्टेंस और स्पेस रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके लिए क्या क्या एक्सप्रेशन होता है, उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक सरफेस है और ये जो सरफेस है ये कैसा है, ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस का मतलब ये कोई सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर से जो रेडिएशन है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता, यहाँ पर रेडिएशन इसके आर पार नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रांसमिजिविटी है वो कितनी है, 0, यानी जो टाउ है वो क्या है, 0। अब देखिए अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर कैपिटल जी रेडिएशन इंसिडेंट होता है इस तरह से, जैसे ये हमारे पास एक ओपेक सरफेस है और इस पर ये कैपिटल जी रेडिएशन इंसिडेंट होता है। उसके बाद ये टकरा करके इस तरह से चला जाएगा। अब ये जो टकरा करके जाने वाला जो रेडिएशन है वो कितना रहेगा, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम ये जो हमारे पास कैपिटल जी है इसमें हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है। तो एक तो यहाँ से ये वाला रेडिएशन जाएगा और एक दूसरा इस बॉडी का खुद का टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से ये बॉडी भी रेडिएशन इमिट करेगी। तो सपोज कीजिए कि वो जो रेडिएशन है वो कितना है, कैपिटल ई। तो यहाँ से जो टोटल रेडिएशन इमिट होता है वो कितना है, ई प्लस रो जी। तो ई और रो जी इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, जे, और जे क्या है, रेडियोसिटी। तो टोटल रेडिएशन लीविंग फ्रॉम ए सरफेस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेडियोसिटी एंड टोटल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन ए सरफेस इज कॉल्ड इरेडिएशन।
अब देखो इसकी जो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, ये जो सर्किट है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे कि ये हमने ऐसा क्यों बनाया है। अब चलिए यहाँ पर इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर J यानी रेडियोसिटी की वैल्यू क्या है, E प्लस रो जी। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो J इजकल टू E प्लस रो जी। ये E क्या है, इमिसिव पावर। देखो हमको फॉर्मूला पता है कि जो इमिसिविटी होती है वो क्या होती है, E अपॉन ई बी। यानी इमिसिविटी जो होती है वो क्या होती है, रेशियो होती है टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए रियल बॉडी एंड टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो यहाँ से ये जो E है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन इंटू ई बी। तो यहाँ पर ये जो E है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू ई बी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस रो प्लस टाउ इजकल टू 1। अल्फ़ा क्या होता है, एब्जॉर्प्टिविटी, ये रिफ्लेक्टिविटी, और ये ट्रांसमिजिविटी इजकल टू 1। यहाँ पर ये ट्रांसमिजिविटी है इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस रो इजकल टू 1, और यहाँ से रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन, यानी जो एब्जॉर्प्टिविटी होती है वो इमिसिविटी के इक्वल होती है बाय किरचॉफ लॉ। तो इस अल्फ़ा की जगह पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन। अब ये जो रो की वैल्यू आई है, इस रो की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो J इजकल टू एप्सिलॉन ई बी प्लस, इस रो की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी। अब देखो यहाँ से हम G की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो J माइनस एप्सिलॉन इंटू ई बी इजकल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी। तो यहाँ से कैपिटल G की कितनी वैल्यू आ जाएगी, J माइनस एप्सिलॉन ई बी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। तो देखो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, और आगे हमने यहाँ पर लिखा है द नेट एनर्जी लीविंग ए सरफेस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियोसिटी एंड इरेडिएशन। तो जो नेट एनर्जी सरफेस से लीव कर रही है उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, रेडियोसिटी और इरेडिएशन को डिफरेंस करके, यानी इन दोनों को घटा करके। तो जो नेट एनर्जी लीविंग है उसको हम लिख सकते हैं क्यू नेट अपॉन ए, यानी हम यहाँ पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, रेडियोसिटी यानी कि J, और इरेडिएशन का मतलब कैपिटल G। तो चलिए यहाँ पर ये जो हमने कैपिटल G की वैल्यू फाइंड की है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इसमें एलसीएम लिया, तो 1 माइनस एप्सिलॉन, और इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो J माइनस J इंटू एप्सिलॉन, और ये माइनस J, और ये माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन और ई बी। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखो ये माइनस J है और ये प्लस J है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इन दोनों में से एप्सिलॉन को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई बी, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस J। ठीक है। अब उसके बाद ये जो A है इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्यू नेट इजकल टू A इंटू एप्सिलॉन, इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है AE, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके नीचे। तो क्यू नेट इजकल टू ई बी माइनस J अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन AE। तो ये जो टर्म आया है 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन AE, इसी को हम बोलते हैं सरफेस रेजिस्टेंस। तो जो हमारे पास ये जो सरफेस थी ओपेक सरफेस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन AE। तो आप समझ गए हो कि ये क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पर देखिए इसका जो ये नेटवर्क है इसको हमने किस तरह से बनाया है।
हम क्या करेंगे कि ये वाली जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे शुरू में, और इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लास्ट में। तो EB और J इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सरफेस रेजिस्टेंस के बारे में हमने जान लिया है। तो सरफेस रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सरफेस का रेजिस्टेंस होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए जो स्पेस रेजिस्टेंस है, स्पेस रेजिस्टेंस यानी अगर दो सरफेस के बीच में स्पेस है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये जो डेरिवेशन है ये लास्ट तक चलेगा। तो देखिए यहाँ पर, नाउ कंसीडर हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सरफेसेस। तो हमारे पास टू सरफेस हैं इस बार, और उनके बीच में हीट एक्सचेंज होता है। इससे जो पीछे हमने जो कराया है उसमें केवल हमारे पास एक ही सरफेस था। अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास सरफेस 1 है और ये हमारे पास सरफेस 2 है। सरफेस 1 का एरिया कितना है, A1 और टेम्परेचर T1, और सरफेस 2 का एरिया A2 और टेम्परेचर T2। अब हमने अभी पढ़ा है J क्या होता है, J रेडियोसिटी होती है, और J क्या होता है, जितना रेडिएशन सरफेस से निकलता है पर यूनिट एरिया, यानी टोटल रेडिएशन लीविंग ए सरफेस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। अगर हम बात करें इस वाली सरफेस से पहले वाली से, अगर J1 रेडिएशन इमिट होता है, तो अगर हम टोटल बॉडी से बात करें तो कितना होगा, J1 इंटू A1। ये क्या है, टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी 1। इसी तरह से हम बॉडी 2 के लिए भी जो टोटल रेडिएशन इमिटेड है वो कितना मिलेगा, J2 इंटू A2। A2 क्या है, बॉडी 2 का सरफेस एरिया। अब देखो बॉडी 1 से J1 इंटू A1 इमिट करता है, तो इस पर कितना फॉल करेगा बॉडी 2 पर। ये जो J1 इंटू A1 है इसका कितना पार्ट बॉडी 2 पर गिरेगा, तो इसका कितना पार्ट बॉडी 2 पर आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो शेप फैक्टर होता है F12 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से 2 पर। तो इसमें हमने F12 से मल्टीप्लाई किया तो F12 J1 A1 ये क्या मिल गया, जो रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होता है। इसी तरह से हमने इस पर F21 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें क्या मिला, जो रेडिएशन इस पर स्ट्राइक होता है या इंसिडेंट होता है। अब चलिए यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इन दोनों का यदि हम डिफरेंस लेते हैं, तो उस तरह से हम हीट एक्सचेंज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन द सरफेसेस, तो वो किस तरह से मिलेगा, हम इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो नेट हीट एक्सचेंज है वो कितना आ गया, F12 J1 A1 माइनस F21 J2 A2। याद रखिए कि यहाँ पर ये जो F12 है ये क्या है, शेप फैक्टर है। हमेशा शेप फैक्टर को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है F21 और A2, इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं F12 इंटू A1 बाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिखा है, F12 इंटू A1, और ये J2 ऐसा का सेम ही है। अब हम यहाँ से F12 इंटू A1 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, J1, और यहाँ पर क्या बचेगा, J2। तो F12 A1 J1 माइनस J2, और ये जो टर्म है F12 A1 इसको हम अगर नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, J1 माइनस J2 अपॉन 1 अपॉन F12 इंटू A1। और ये जो क्वांटिटी हमें मिली है ये क्या कहलाती है, इसी को ही हम स्पेस रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये दो बॉडी हैं और इनके बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 अपॉन F12 इंटू A1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है द क्वांटिटी 1 अपॉन A1 इंटू F12 इज कॉल्ड स्पेस रेजिस्टेंस।
अब देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/F21 इंटू A2। तो ये भी क्या है, ये भी स्पेस रेजिस्टेंस ही है। इसको हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम से इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसका हमें डायग्राम बनाना है, इसकी अगर हमें नेटवर्क एनालॉजी बनानी है, तो हम यहाँ पर कॉर्नर पर क्या लिखेंगे, J1 और J2। उसके बाद यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, स्पेस रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। और यहाँ पर इस तरह से ये जो है हीट फ्लो करती है। तो अभी तक हमने देखा, सबसे पहले हमने एक सरफेस अज्यूम किया था, उस सरफेस के लिए हमने सरफेस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा, और उसके बाद हमने 2 सरफेस अज्यूम करे और 2 सरफेस के बीच में हमने स्पेस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा। अब हम अज्यूम करते हैं कि जैसे हमारे पास 2 सरफेस थे, ये फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड। तो अभी जो ये जो डेरिवेशन किया है, इसमें हमने ये जो 2 सरफेस थे हमारे पास, इन दोनों सरफेस का हमने सरफेस रेजिस्टेंस अज्यूम नहीं किया था। केवल और केवल हमने यहाँ पर इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस का रेजिस्टेंस अज्यूम किया था, और इनका जो सरफेस रेजिस्टेंस था वो हमने नेग्लिजिबल यानी 0 माना था। ये जो हमने अभी डेरिवेशन किया है इसमें। तो अगर इन दोनों का सरफेस का अगर हम जो सरफेस रेजिस्टेंस है उसको भी अज्यूम करें, तो ये जो डेरिवेशन है ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ द सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ दीज 2 सरफेसेस इज आल्सो कंसीडर्ड देन, यानी अगर हम इनका सरफेस रेजिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या होगा। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बीच में डायग्राम भी बनाया है कि ये हमारे पास सरफेस 1 या बॉडी 1, ये हमारे पास बॉडी 2। तो इसका जो स्पेस रेजिस्टेंस है, इसके बीच में जो स्पेस है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1/A1F12। और ये जो बॉडी 1 है इसका सरफेस रेजिस्टेंस कितना है, 1 - ε1/A1E1। और इसी तरह से ये जो बॉडी 2 है इसके लिए जो सरफेस रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 - ε2/A2 × ε2। तो इस तरह से हम इन सभी को मिला करके यहाँ पर फाइनल सर्किट बना सकते हैं। अब देखिए ये बनाना बड़ा ही आसान है। हमारे पास देखिए ये जो हमने अभी बनाया है यहाँ पर क्या है, J1 J2 और ये Q12 और ये 1/F12 × A1। तो इसको हमने यहाँ पर बीच में बना दिया है, यानी ये क्या है, स्पेस रेजिस्टेंस, और हमने यहाँ पर साइड में इसके जो सरफेस रेजिस्टेंस है दोनों बॉडी के वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और यहाँ पर हमने कॉर्नर पर क्या लिखा है, EB1 और EB2 यानी टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यहाँ से अगर हम नेट हीट एक्सचेंज निकालना चाहते हैं, यानी हमारे पास 2 सरफेस हैं और दोनों सरफेस का हम सरफेस रेजिस्टेंस भी अज्यूम करते हैं दोनों का, और साथ में ये जो स्पेस है इस स्पेस का भी रेजिस्टेंस अगर हम अज्यूम करते हैं, तो उस कंडीशन में जो नेट हीट एक्सचेंज है वो कितना आएगा। तो उसको हम देखो किस तरह से फाइंड करेंगे। ये EB1 - EB2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर लिखा, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। देखो EB1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं σT1⁴, और इसी तरह से EB2 की जगह पर लिख सकते हैं σT2⁴। ये हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से लिखा है। अब देखो यहाँ से सिग्मा कॉमन आ जाएगा, और सिग्मा कॉमन आने के बाद में हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में A1 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया A1 से, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A1 से, तो ये जो मल्टीप्लाई है वो हमें सभी में करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसमें हमने A1 से मल्टीप्लाई किया, साथ में इसमें हमने A1 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें भी हमने A1 से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली ये जो रिज़ल्ट है कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, 1 - ε1/ε1। तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट करें, 1/ε1 - ε1/ε1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/ε1 - 1। और यहाँ पर A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/F12 और इसको हम लिख सकते हैं 1/ε2 - 1। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है जब हम दोनों सरफेस का सरफेस रेजिस्टेंस और स्पेस रेजिस्टेंस अज्यूम करते हैं, तो ये फाइनल फॉर्मूला है। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि Q12 नेट इक्वल टू F12 इंटू A1 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। यानी यहाँ पर ये जो 1 अपॉन ये जो टर्म है इसको हमने क्या मान लिया है F12, और F12 को ही हम क्या बोलते हैं आपको पता है, मैंने आपको पिछले वाले डेरिवेशन में बताया था कि F12 क्या होता है, एक्सचेंज फैक्टर या इक्विवेलेंट इमिसिविटी। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन ये सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि F12 इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रे बॉडी फैक्टर। इसको हम ग्रे बॉडी फैक्टर भी बोल सकते हैं। वैसे ये है क्या, ये वही है इक्विवेलेंट इमिसिविटी या एक्सचेंज फैक्टर। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो डेरिवेशन है यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब देखिए इसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पर जानने की हैं, जैसे कुछ स्पेशल केस होते हैं, तो इन केस को भी हम देख लेते हैं। ये जो डेरिवेशन है ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये जो स्पेशल केसेस हैं इनको देख लेते हैं। व्हेन द टू बॉडीज आर ब्लैक बॉडीज, यानी यहाँ पर ये जो दो बॉडी हमने अज्यूम की थी, जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है, अगर ये दोनों बॉडी ब्लैक बॉडी हो जाएं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि हम जानते हैं कि जो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी होती है वो कितनी होती है 1। तो हम कहेंगे कि जो ε1 है और ε2 है वो कितना मिलेगा 1। यानी हमारे पास ये जो दोनों बॉडी हैं इसकी भी इमिसिविटी 1 और इसकी भी इमिसिविटी 1। तो अगर हम यहाँ पर इमिसिविटी की वैल्यू 1 पुट करें तो देखो 1/1 - 1 यानी ये 0 मिलेगा, और इसी तरह से ये भी 1 - 1 ये भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पर ये 0 और केवल ये बचा 1/F12। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा F12 इक्वल टू F12। यहाँ पर ये जो F12 है ये क्या है, शेप फैक्टर है, और ये क्या है इक्विवेलेंट इमिसिविटी, इक्विवेलेंट इमिसिविटी, ठीक है। या हमने इसका नाम अभी भी क्या बोला है, ग्रे बॉडी फैक्टर। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब जो दोनों बॉडी हैं वो कैसी हों, ब्लैक बॉडी हों। अब चलिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था पैरेलल प्लेन्स के लिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आया है ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी दो सरफेस के लिए यूज किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला Q12 नेट इक्वल टू F12 A1 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ये फॉर्मूला हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास दो पैरेलल प्लेन है, या हमारे पास इस तरह से दो कंसेंट्रिक सिलेंडर या स्फीयर हैं, या हमारे पास एक स्मॉल बॉडी है किसी लार्ज एनक्लोजर में, ठीक है। हम किसी के लिए भी, किन्हीं दो सरफेस के लिए भी यह वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बस हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो F12 है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। अगली वाली वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये जो दोनों बॉडी हैं ये क्या हो, पैरेलल प्लेन हो, तो ये पैरेलल प्लेन 1 और ये पैरेलल प्लेन 2, तो इन दोनों का जो एरिया है वो तो इक्वल होगा। और यहाँ पर जो F12 है वो कितना है 1। ये 1 क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। F12 देखो, अगर सरफेस 1 की बात करें तो सरफेस 1 से जो रेडिएशन है वो या तो 2 पर जा सकता है या 1 पर जा सकता है, यानी F11 होगा या F12 होगा। अब इन दोनों का सम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा समेशन रूल से। F11 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ से F12 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो जो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट इमिसिविटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, उसमें हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम F12 की जगह 1, इसकी जगह 1 आएगा, तो ये कितना मिलेगा ओवरऑल 1, और A1 इक्वल टू A2,
तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये कट जाएंगे और यहाँ पर कितना मिलेगा 1। तो 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 1/ε2 - 1 ये मतलब सेम आ जाएगा और यहाँ पर 1/ε1 - 1 ये इस तरह से ये यहाँ पर आ गया। अब देखो ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1/ε1 और 1/ε2 और ये -1। तो जब हमने फॉर्मूला या जो पिछली वाली वीडियो में जो डेरिवेशन किया था उसमें जो f12 की वैल्यू आई थी वो यही आई थी, ठीक है, आप याद कीजिए, उसमें जो f12 की वैल्यू आई थी वो यही आई थी। मैंने आपको सिलेंडर या स्फीयर के लिए डेरिवेशन नहीं कराया है, इसके लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल के लिए इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमारे पास ये 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर हैं यहाँ पर, तो ये जो इनर सिलेंडर है वो उसको हम 1 से डिनोट करते हैं और ये जो आउटर सिलेंडर है इसको हम 2 से डिनोट करते हैं। इसका सरफेस एरिया A1 और आउटर सिलेंडर का सरफेस एरिया A2। तो यहाँ पर क्या होगा कि F12 1 होगा। F12 1 क्यों होगा? क्योंकि जितना भी रेडिएशन इस सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर पर जाएगा वो टोटल का टोटल 2 पर ही जाएगा और यहाँ पर F11 की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर हम समेशन रूल लगाएं तो वहाँ से F12 की वैल्यू 1 मिलेगी। तो अगर हम F12 = 1 इसमें पुट करें तो ये कितना मिलेगा 1 और इस वाले 1 से हम इस वाले 1 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/ε1 और ये टोटल टर्म यानी A1/A2 × 1/ε2 - 1। तो ये इक्विवेलेंट एमिसिविटी के लिए फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे और वहाँ से जब 2 सिलेंडर या 2 स्फीयर के लिए नेट हीट एक्सचेंज फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो F12 की वैल्यू है वो हम ये वाली पुट करेंगे। अब चलिए जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था स्मॉल बॉडी इन ए लार्ज एनक्लोजर, तो उसके लिए आपको पता होगा कि क्या फॉर्मूला आया था, उसका फॉर्मूला हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो इसका कोई डायग्राम तो नहीं है लेकिन अज्यूम कीजिए कि ये स्मॉल बॉडी है और ये किसी लार्ज एनक्लोजर के अंदर है। तो यहाँ पर F12 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि यहाँ पर F11 कितना है 0, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी बॉडी है तो इसके द्वारा इस पर रेडिएशन नहीं जाएगा, यानी 1 के द्वारा 1 पर रेडिएशन नहीं जाएगा। तो F11 कितना है 0। और यहाँ पर ये देखिए कि जो A1 की वैल्यू है वो A2 से बहुत ही ज़्यादा छोटी है, यानी जो एरिया A1 है A2 से बहुत ही ज़्यादा कम। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि A1/A2 ये टेंस करता है 0 की तरफ। इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि A1 की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है और उसमें जब हम A2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पर हम जो इक्विवेलेंट एमिसिविटी है उसमें हम पुट कर देते हैं इन दोनों वैल्यू को, F12 = 1 और A1/A2 = 0। तो इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, तो 1/1 1 मिलेगा और यहाँ पर ये एज इट इज़ है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर F12 की वैल्यू कितनी आएगी ε1। तो याद कीजिए कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मूला जो डेरिवेशन कराया था उसमें जो हीट एक्सचेंज है वो कितना आया था, वो यही आया था कि ε1 A1 सिग्मा T1⁴ - T2⁴। तो अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है कि स्मॉल बॉडी किसी लार्ज एनक्लोजर के अंदर है तो हम उस कंडीशन में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर स्मॉल बॉडी लार्ज एनक्लोजर के अंदर है तो वहाँ पर ये जो F12 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है ε1। तो देखो ओवरऑल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने ये सीखा है कि जो नेट हीट एक्सचेंज होता है वो कितना होता है F12 A1 सिग्मा T1⁴ - T2⁴। और जहाँ पर F12 की वैल्यू कैपिटल F12 होती है फॉर ब्लैक बॉडी और F12 की वैल्यू 1/1/ε1 + 1/ε2 - 1 ये पैरेलल प्लेन के लिए होती है
और स्पेयर और सिलेंडर के लिए ये होती है, और स्मॉल बॉडी इन ए लार्ज एनक्लोजर उसके लिए एप्सिलॉन 1 होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कूल टेक्निक्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।